मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। सृजन आईएएस कटिहार में आप सभी का स्वागत है। सृजन आईएएस कटिहार के द्वारा जो है आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा 2025 में है ना, और 70वीं बीपीएससी की परीक्षा इसी वर्ष होने वाली है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को संग्रहित करके, वैसे ही प्रश्नों को संग्रहित करके जो कि इस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि यह टेस्ट सीरीज जो है चलाया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज प्रत्येक दिन डेली बेसिस पर डेली वाइज टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कोशिश किया जाता है कि भाई 50 से 60 प्रश्न एक सेट में रहे, है ना। अगर वो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्टीज लेवल का है तो 40 से 50 प्रश्न रहेंगे, और मॉडरेट टाइप का है तो 50 से 60 प्रश्न रहेंगे, और हल्के प्रश्न लगभग नहीं रहते हैं। इसमें आपको डिफिकल्टीज प्रश्न को सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मॉडरेट टाइप का प्रश्न जो कि बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और सबसे खास बात यह है इस टेस्ट सीरीज का, जो डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज होती है डेली बेसिस पे, इसमें जितने भी प्रश्नों का टेस्ट होता है उसका उसी दिन प्रत्येक प्रश्नों का, और साथ ही साथ जो उसमें ऑप्शन पूछे जाते हैं उसका भी एनालिसिस डिस्कशन कर लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि एक प्रश्नों को डिस्कस कर लेने से, एनालाइज कर लेने से क्या होता है कि 4-5 तरह के प्रश्नों का जो है तैयारी हो जाती है, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और एनालिसिस पार्ट ही है, जो कि ऑफलाइन क्लास में करा दिया जाता है, और जो है इसका मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, तो कि जो कि ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मतलब 30 नंबर से शुरू है यह प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के किस जिले में FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अब देखिए यहाँ जो आंसर होगा पूर्वी चंपारण के रक्सौल में किया। अब सवाल है कि FSSAI का प्रयोगशाला क्या है ना, खाद्य प्रयोगशाला मतलब फूड लेबोरेटरी। तो FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब यह एक ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी अथॉरिटी है जो यह डिसाइड करती है कि भाई कोई भी खाद्य पदार्थ है, जो खाने योग्य पदार्थ है, जो भी प्रोसेसिंग होकर के कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, वह स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनाया है कि नहीं, इस पर वो नज़र रखता है, और कंपनियों को लाइसेंस भी देता है। कंपनी ही नहीं, जितने भी आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, जो खाना का वस्तु, भोजन के वस्तु को परोसता है, उसकी भी शुद्धता की यह जांच करता है। जांच करने के लिए लेबोरेटरी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण के रक्सौल में इसका लेबोरेटरी का उद्घाटन 2022 में किया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज़ है। चलिए, प्राचीन स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्राचीन स्रोत के संदर्भ में अगर बात कहें तो ऑप्शन ए कह रहा है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, साहित्यिक स्रोत में क्या होता है ना कि कोई भी अपनी मनगढ़ंत बातों को भी बोल सकता है, लिख सकता है ना, और बाद के लोग उस चीज़ को ही सही मान करके अपना इतिहास समझ लेता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत क्या होता है कि सही तरह से दर्पण और आईना दिखाता है कि आपका इतिहास यही था। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि जो खुदाई करके जो आपके वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि आपका सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, है ना, औजार हो गए, है ना, बर्तन हो गए, जो भी चीज़ें, जो भी वस्तु खनन करने के बाद मिला, उत्खनन करने के बाद मिला, उस वस्तु के आधार पर आप यह जब इतिहास को जानते हैं तब उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इतिहास। तो इस तरह का जो इतिहास होता है वो ज़्यादा अधिक ऑथेंटिक होता है, ज़्यादा प्रमाणिक होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सॉरी, ठीक है, तो ये चीज़ है 31 नंबर का ऑप्शन ए। 32 देखिए, हड़प्पा वासियों से संबंधित कौन सा असत्य है? अब देखिए, असत्य ढूंढने बोल रहा है, तो इसमें सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था, ये बात तो सत्य है, लेकिन हम लोग को ढूंढना है असत्य। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, ये भी बात सत्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है अदला बदली करना, एक वस्तु दूसरे व्यापारी को देना और उस व्यापारी से उसके पास जो वस्तु है ले लेना, और फिर इसी तरह से कहीं और जाना, फिर उसको बदला बदली कर लेना।
बदला बदली करके आवश्यकता अनुसार जो अपने एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था उसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। लिपि चित्रलेखा लिपि था, मतलब भाव चित्रात्मक लिपि चलता था उस समय, ये भी बात सत्य है। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को सिंबॉलिक तरीके से, है ना, जो है चित्र के माध्यम से जो है लिख दिया जाता था, है ना, ये चीज़ है। डी ऑप्शन है सबों को लिटाना पूर्व पश्चिम दिशा में, ये गलत हो जाएगा, मतलब असत्य ढूंढने बोल रहा था, तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। तो ऋग्वेदिक काल में जो बहुत सारे देवता हुआ करते थे, तो ऋग्वेदिक काल होता क्या है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और इस काल को ऋग्वेदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। रचना लिखित फॉर्म में नहीं हुई थी, इसमें जो है आपको जो है भरवली फॉर्म में रचना हुई थी, है ना, जो है आपका उसमें जो मंत्र हैं वगैरह का जो है दोहा है, इस सब का जो है रचना हुई थी, ठीक है ना। कुल 10 मंडल थे उसमें, तो इस तरह से ये है। तो उस समय जो ऋग्वैदिक काल में जो देवताएं थे, बहुत ज़्यादा के देवताएं थे, जैसे कि इंद्र हो गए, अग्नि देवता हो गया, वरुण हो गया, है ना, तो इस तरह से धौ देवता हो गया, तो इस तरह से पूषण हो गया। तो ये है, तो इंद्र को कीला तोड़ने वाला देवता कहा गया है। कीला तोड़ने वाला देवता का मतलब होता है युद्ध का देवता, युद्ध का जो नेतृत्व करेगा वही तो कीला तोड़ेगा ना, तो ये चीज़ है। अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का देवता कहा गया है, ये भी बात सही है। अग्नि देवता क्या करते थे, मानव और देवताओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करने का काम करते थे, है ना, एक जो कड़ी की भूमिका निभाते थे, मैसेंजर की भूमिका निभाने वाला देवता, ये चीज़ है। तो तीसरा, वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया, ये भी बात सत्य है। वरुण जो है समुद्र को देवता कहा गया, समुद्र का देवता कहा गया वरुण को, और प्राकृतिक संतुलन का भी, नेचर बैलेंस का भी रक्षक कहा गया है। तो 1 2 3 मतलब उपर्युक्त में से सभी आंसर इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। कथन है कि बौद्ध, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी, ये बात सत्य है। जब ब्राह्मण वंश में कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, तो वहाँ में जो है उस समय एक लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व में, और बौद्ध और जैन धर्म लगभग पैरेलली समानांतर में एक ही समय में ये इन दो धर्मों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और इन जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म के तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसमें से जो है आमूलचूल जो परिवर्तन किया गया जैन धर्म में जो लाइट में आया ये धर्म, वो महावीर के सौजन्य से, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दिया गया जैन और बौद्ध धर्म के द्वारा। और उसमें क्या कहा गया, ये बात तो सत्य हो गया, ब्राह्मण वर्चस्व जा रही चुनौती से नए धार्मिक संप्रदायों को उद्भाव तथा पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। ये भी बात सही है, लेकिन ए का आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों बात सही है, ठीक है ना, तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ये चीज। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ। कनिष्क का जो शासनकाल चल रहा था तो उसमें कला के कौन कौन से क्षेत्र का विकास हुआ, तो गंधार कला का विकास हुआ और मथुरा कला का विकास हुआ, ठीक है ना। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अमरावती कला का जो विकास है ये सातवाहनों के द्वारा वो किया गया है, सातवाहन वंशों के जो है अधीन हुआ है। लेकिन ये गंधार कला, और गंधार कला का जो मूल है वो है हेलेनिस्टिक आर्ट है, जो कि हिंद यूनानी लोग जो आए थे उसका जो कला था, मूर्ति बनाने का कला या जो भी कलाएं थी वो हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाता था, हेलेनिस्टिक। उसी आधार पर जो है गांधार कला का विकास हुआ, ठीक है ना।
भारतीय कला और हेलेनिस्टिक आर्ट की कला की कॉम्बिनेशन से गंधार कला का विकास हुआ। और ये गंधार कला, गंधार कहाँ पे? तो भाई अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में, है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो ये जो एरिया था उस समय जो है भारत के क्षेत्र में ही आता था ये चीज़ है। मथुरा कला का भी विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ 38 नंबर क्वेश्चन बाजी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरों के संबंध में किए गए कार्यों पर विचार कीजिए। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक वंश के शासक थे, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए नहरों का वर्णन तारीख ए मुबारक शाही में वर्णित है, ये बात सत्य है। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक है जिसमें फिरोज शाह के द्वारा बनाए गए नहरों का वर्णन किया गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसके द्वारा बनाई गई नहरों में उलूग खानी और राजवाही नहर महत्वपूर्ण है, ये भी बात सत्य है, ठीक है, ये भी बात सत्य है। तो मतलब है कि ये जो नहर बनवाई गई थी उलूग खानी नहर और रजवाही नहर, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। उलूग खानी नहर यमुना नदी से निकाला गया था, हिसार तक जाता था, लगभग 150 किलोमीटर का ये नहर था, है ना। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण जो है बढ़ चढ़ करके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें दे रहा है फिरोज शाह तुगलक ने 7 नहरों का निर्माण किया था, ये गलत हो गया। ये फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया था, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है 7, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। विदेशी यात्रा कौन किनके दरबार में आए? अब्दुल रज्जाक की अगर बात करें तो अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इब्न बतूता की अगर बात करें तो यह मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के दरबार में आया था, ठीक है ना। विलियम फिंच की अगर बात करें तो यह अकबर के दरबार में आया था। और सिंधी अल रईस की बात करें तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। अब तो क्लियर है, अब देख लीजिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, वही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बीच अंतर पर विचार कीजिए। मनसबदारी केवल मुगल साम्राज्य की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जागीरदारी सौंपे गए क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। ये ऑप्शन ठीक है, 1 नंबर। मनसबदार केवल क्या होते थे? मुगल साम्राज्य की सेना जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था। मतलब एक यह मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि किसी सरदार को, किसी व्यक्ति को मनसबदार मतलब ओहदा, मनसबदार मतलब होता ओहदा, पोस्ट दे दिया जाता था और उसको जो है कुछ ज़मीनें दे दी जाती थी अपने, और उसको इसके बदले में सैनिक रखना होता था। जब भी शासक को कहीं युद्ध लड़ने जाना होता था तो ये मनसबदार लोग सैनिक लेकर के पहुंचते थे। तो ये चीज़ है, तो ये तो हो गया मनसबदार। फिर मनसबदार में ही 2 कैटेगरी था, एक जो था आपका जिसको नकद वेतन दिया जाता था और एक था आपको जो है जिसको जागीर दे दिया जाता था। तो जागीर जिसको मनसबदार को दिया जाता था वो क्या करते थे कि अपने इलाका में जितना जागीर दिया जाता था उस इलाके में वो राजस्व को भी वसूलते थे, है ना। ये उनको ये होता था। इसलिए मनसबदार प्रणाली जागीरदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी जो कि अकबर के अधीन विकसित हुई थी। ये बात तो सही है, मनसबदारी प्रणाली जागीरदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी, जागीरदारी का ही एक अभिन्न अंग थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मनसबदार केवल मुगल साम्राज्य की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, ये बात सही है। जबकि जागीरदार सौंपे गए क्षेत्र को वित्तीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। मतलब जागीरदार वैसे व्यक्ति को कहते थे जिसको जिस एरिया में जागीरदार घोषित किया जाता था वह जो है उस एरिया की वित्तीय व्यवस्था के देख रेख, रख रखाव और राजस्व वसूली ये सब की जिम्मेदारी संभालता था। ये अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना गया है? अष्टछाप के जो प्रवर्तक हैं ये माना गया है आपको वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य को जो है के पुत्र थे विट्ठल, है ना। तो ये है, तो वल्लभाचार्य को जो है अष्टछाप के प्रवर्तक माना गया। अष्टछाप, है ना, ये है। 44 नंबर, सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया था? सूती कपड़ों को कैलिको नाम जो दिया था वो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। जो पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो जब कालीकट
कालीकट तट पर आए थे, केरल के कालीकट तट पे। तो वहाँ से बहुत सारे मसाला और सूती कपड़े भी ले गए थे। सूती कपड़े की जो क्वालिटी थी, वहाँ से लोकल सूती कपड़े बने थे कालीकट के क्षेत्रों से, तो वहाँ जो ले गए तो उस कपड़े को पुर्तगालियों ने कैलिको नाम दिया था, ठीक है ना, और इसकी मांग बढ़ गई थी इस कपड़े की। तो ये चीज़ है। 45 नंबर है, स्त्री जरतोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? स्त्री जरतोस्ती मंडल जो है यह लगभग 1851-52 में बना था भारत में, और ये जो है नौरोजी के नेतृत्व में बना था। और स्त्री जरतोस्ती मंडल जो था ये स्त्रियों का एक संगठन था, स्त्रियों के हित और कल्याण और उसके जो है आवाज़ के लिए उनकी जो है उनकी तरफ से उनके पक्ष रखने के लिए यह एक संस्था बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, NGO है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये चीज़ है स्त्री जरतोस्ती मंडल, ये है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना जो है ये बादशाह खान ने किया था। बादशाह खान का मतलब है कि जो है जिसको सीमांत गांधी कहते हैं, उनका बादशाह खान भी नाम था और खान अब्दुल्ला गफ्फार खान भी उनका नाम था। तो ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गांधी भी उसको कहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब सिंध के क्षेत्र में, जो कि अभी पाकिस्तान का एरिया बन चुका है, वह भारत था पहले। तो सिंध प्रांत में जो है ये आंदोलन चला रहे थे और अपना एक संगठन भी बनाए थे, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। तो ये चीज़ है। लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, गांधी जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। चलिए, इनमें से कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं है? अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं है? मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे, ठीक है, ये बात तो सत्य है। सिराजुद्दौला 56 से 57 तक रहे, 1756 से 1757 तक, ये भी बात सही है। पलासी के युद्ध में फिर जो है हार गए, फिर मारे गए। मीर जाफर 1757 से 1760 तक, ये भी बात सत्य है, क्योंकि मीर जाफर जो है अंग्रेज़ों के रॉबर्ट क्लाइव्स के साथ हाथ मिला लिया था, है ना, और सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया था। तो सैफ उद्दौला 1760 से 1770, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस काल में मीर कासिम गद्दी संभाला था, ठीक है ना, ये चीज़ है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है? साम्राज्यवाद का नाश हो, यह बात भगत सिंह ने कही थी, ये भी बात ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये कब दिया था? जब ये आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने लगे थे, जब इनको रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया, तो इन्होंने सिंगापुर आया, फिर वहाँ से संगठित होकर के अंग्रेज़ का जो कब्जा भारत पे था, भारत के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया, और भारत की तरफ जो है इनकी सेना, सुभाष चंद्र बोस की सेना, आज़ाद हिंद फौज की सेना बढ़ी। तो उसी समय ये नारा दिया करते थे कि दिल्ली चलो। सी, पूर्ण स्वराज आराम हराम है। देखिए सी वाला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का जो नारा है, ये आपका नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पूर्ण स्वराज का नारा ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, ठीक है ना, ये नारा। हाँ, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जरूर किए हैं। वो लाहौर में रावी नदी के तट पर 1930 में 26 जनवरी के दिन जो है स्वतंत्रता जो है दिवस भी मनाए हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किए हैं। और 31 दिसंबर की रात को 1930 में वहाँ पर झंडा भी फहराए, 1929 में 31 दिसंबर की रात को झंडा भी फहराए हैं रावी नदी के तट पर, और संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसकी मांग की गई थी। तो यहाँ पर आपको पूर्ण स्वराज की नारा का बात पूछा जा रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू गलत हो जाएगा, नारा नहीं, है ना, ये चीज़ है। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे का नारा है ना, तो ये बात सत्य है। तो सी आंसर गलत होना चाहिए इसका, ठीक है ना, क्योंकि आराम हराम है तो बात जवाहरलाल नेहरू का है, पूर्ण स्वराज का नारा बाल गंगाधर तिलक का है। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापित हुई थी, ये बात सत्य है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी कलकत्ता दे दिया ऑप्शन में, ये लंदन में स्थापित हुआ था, है ना, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो ये 2 गलत हो गया। 3 नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, एक 3 इंडिया एसोसिएशन बम्बई, ये इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में।
तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। चौकीदारी कर देने से मना किया गया था कब? तो जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जिसको कहते हैं, 1930 से नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जो किया गया था, जिस दिन दांडी मार्च करके नमक कानून को गांधी जी तोड़े थे, उस दिन से आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और यह आंदोलन बीच में रुकते रुकते भी लगभग 1934 तक चला। बीच में रुका, फिर चला, फिर चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इरविन गांधी समझौता हुआ, थोड़ा दिन के लिए रुक गया, फिर आगे वहाँ से आए तो फिर जो है फिर आंदोलन शुरू हो गया। तो मतलब लगभग ये 30 से 34 तक चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान है बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था, लोगों के द्वारा नहीं दिया। 51, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया था? तो देखिए, यह जो है 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में। इस अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के ही थे किसान नेता और कांग्रेस से भी वो जुड़े हुए थे, तो वो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी का भाषण सुन करके बड़ा प्रभावित हुए थे। बाद में जा करके गांधी जी से वो रिक्वेस्ट किए, गुजारिश किए कि भाई चंपारण आ करके आप जो है नील खेतिहरों की समस्याओं को सुने और एक आंदोलन करें। तो गांधी जी आए थे और फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये चीज़ है। 52 नंबर क्वेश्चन है, नवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नवाखली काल का मतलब होता है नवाखली, अब जो कि अभी बांग्लादेश में जा चुका है। उस समय 1947 के दौर में जब आज़ादी मिल रही थी, उस समय जो है नवाखली में बहुत बड़े दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी वहाँ गए थे। तो उसी समय की बात कर रही है कि प्रश्न जो है उसी समय की ये बात कर रहा है। तो गांधी जी जो है वहाँ नवाखली में थे। यहाँ पर सभी मिली स्वतंत्रता का जो है ये मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। और गांधी जी वहाँ दंगा को कंट्रोल करने के लिए वहाँ चले गए थे। चिंतित थे दंगा से, हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा था। तो नवाखली गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ जो उनका असिस्टेंट थे, पर्सनल असिस्टेंट, निजी सचिव, वो थे प्यारेलाल। चूँकि इनका जो महादेव देसाई जो है ये बहुत दिनों तक इनका निजी सचिव रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनको महात्मा गांधी को जो है नज़रबंद कर दिया गया था, तो वहाँ पर महादेव देसाई भी नज़रबंद हो गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये तो मतलब 42 में ही महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके बाद जो है प्यारेलाल जो है निजी सचिव का काम करते थे। ये बात मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास, मतलब वहाँ पर मृत्यु, आगा खान पैलेस में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसके बाद ही लगभग उसी आसपास में मृत्यु महादेव देसाई की हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ये तो बात गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के आसपास में रहे हैं, 1805 तक रहे हैं, तो वेलेस्ली तो गलत हो गया। और सिख आंग्ल युद्ध जो है ये आपका 1800 जो है 45-46 में हुआ है। 45-46-47 ये इस बीच में लगातार चला है। डलहौजी आए तब जा कर के जो है युद्ध शांत हुआ, इनके द्वारा जब हड़प नीति को लागू किया गया। तो इस युद्ध का संबंध लाहौर की संधि से है। लाहौर की संधि से है, बिल्कुल सही, क्योंकि लाहौर की संधि जो है 1846 में हुई थी। ठीक है ना, ये है, तो ये बात है सही। अंग्रेजों ने सतलुज नदी के दक्षिण की ओर के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया था। ये भी बात सही है, क्योंकि यह रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने जो करार किया था, समझौता किया था कि सतलज के दक्षिण के क्षेत्रों पर कोई दखल नहीं दिया जाएगा अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1839 में, अंग्रेज सिख राज्यों पर हावी हो चुका था। ये चीज, तो 2 और 3 जो है आपका आंसर सही है, 2 और 3, तो बी ऑप्शन आपका सही है। 54, वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों का किस क्रम में अपने अधीन किया? देशी रियासतों को जो सहायक संधि के तहत जो है जो अपने अधीन किया, तो वह कैसे किया, ये क्रम क्या है? तो वेलेस्ली के टाइम में जो सहायक संधि लॉन्च हुआ था, सहायक संधि लागू किया गया था, जिसमें से जो है सबसे पहले जो सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था आपका
वो 98 में निजाम के खिलाफ, निजाम के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था। उसके बाद मैसूर 1799 में जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया चतुर्थ मैसूर युद्ध में, तो उस आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो उसमें क्या है कि उसके बाद 1799 में मैसूर पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। फिर वहाँ पर जो है चिक्का कृष्णराज तृतीय को बैठा करके, बच्चे थे वो, है ना, नाबालिग शासक थे, उसको बैठा करके फिर मैसूर के साथ सहायक संधि कर लिया गया। तो 1798 में निजाम के साथ, 1799 में मैसूर के साथ सहायक संधि। उसके बाद फिर जो है आपका जो है 4-1 हो गया, हाँ, और उसके बाद फिर भोंसले से संधि हुआ, फिर मराठा से हुआ था। 4-1-2-3 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, ये बताना है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। गीता नहीं बोल रहा है या गीता रहस्य बोल रहा है, तो गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है। इंडिया अनरेस्ट की रचना यहाँ पर लाला हरदयाल कर दिया, ये गलत हो गया। इंडिया अनरेस्ट की रचना सेरेंटोल ने किया है ना, ये है। तो इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। बंदी जीवन शशीन्द्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया, ये बात सही है। तो यहाँ इंडिया अनरेस्ट का जो है ऑप्शन गलत है। शिरोल। निम्नलिखित में से गांधी जी के संघर्षों का सही काल अनुक्रम क्या है? सही काल अनुक्रम क्या है? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, ये बात सही थी। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ है, ठीक है ना, ये भी बात ठीक है। सॉरी, खेरा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ है। पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ और खेरा सत्याग्रह जो है आपका हाँ, खेरा सत्याग्रह उसके बाद हुआ। 10 दिन का अंतर था, लगभग 7-8 दिन का। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, ये आपका रॉलेट एक्ट 1919 में बना था मार्च में, और फिर जो है अप्रैल में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर है ना। तो इसी बीच में जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी अभियान चला था, है ना। तो ये चीज़ है, तो क्रम आपका ए ठीक है। संतावन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुशीलन समिति बंगाल में बना था प्रमथ मित्रा के नेतृत्व में। अनुशीलन समिति 1902 ईस्वी में, पी मित्रा, है ना, वरिंद्र घोष के नेतृत्व में ये है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के पश्चिमी तट पे, है ना, प्रशांत महासागरीय तट पे के इलाके में, तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। ये सारे इंडियंस थे, है ना। ये है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना आपका इंग्लैंड में हुआ था, ये भी बात सही है, ठीक है ना। और आज़ाद हिंद फौज भारत में, ये गलत हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। बाद में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, है ना, ये चीज़ है। 58, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1927, ये बात गलत हो गया। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता 1931 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसी किसी पुस्तक में 4 मार्च को भी बोल दिया जाता है, तो 4 और 5 मार्च आप कह सकते हैं। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 में, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट ही गलत था, अगस्त 1927 दे दिया था, जो कि गलत है, 1928 होना चाहिए था। 59 नंबर, निम्नलिखित कूटों की घटनाओं का सही कालक्रम बताएं। बीजी तिलक का निधन 1920 में अगस्त महीने में हुआ था। रॉलेट विधेयक को 1920 में इनका देहांत हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का। रॉलेट विधेयक को एक अधिनियम के रूप में पारित करना, ये मार्च 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अप्रैल महीना में 13 अप्रैल को हुआ था। तो अब देख लीजिए कौन कालक्रम पहले आ रहा है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 के दिसंबर महीने में हुआ था। तो आप देख लीजिए कौन सा इसमें सही हो रहा है। इसमें यही होगा कि जैसे आपका रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था मार्च 1919 को, है ना। जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 को, तो 2, 3
4 और 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए। 2030 तक भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक भारत का जो एक लक्ष्य गोल फिक्स किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, वो 500 गीगावाट का, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है 500 गीगावाट, तो 450 गीगावाट आंसर हो जाना चाहिए ये चीज़ है। तो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि वैसा स्रोत जो ख़त्म नहीं होता हो, एक तरफ अगर कंजम्पशन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ वह बन भी रहा है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, सोलर ऊर्जा, ये सब। निम्नलिखित में से किसी निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? निर्जीव एवं सजीव के बीच का कड़ी जो है प्रोकैरियोटिक जीवों को कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव का ही शुरुआत, प्रत्येक जीव जो अभी दुनिया में जितना भी देख रहे हैं उसकी शुरुआत प्रोकैरियोटिक जीव के से ही हुआ है। प्रोकैरियोटिक जीव ही बाद में यूकैरियोटिक जीव में बदला, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो उससे पहले अगर बात करें तो विषाणु होता है। विषाणु क्या होता है, ना ही जीव में रखा जाता है ना ही निर्जीव में रखा जाता है ना, तो ये चीज़। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? एंटीबायोटिक का प्रभाव जो है आपका वायरस जनित रोग में नहीं पड़ेगा। वायरस से अगर कोई बीमारी हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक खाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बीमारी में कोई कमी नहीं, बीमारी ठीक नहीं होगा, ये चीज़ है। पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? पुरुषों में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है XY, है ना, मतलब 23 जोड़ा किसी भी आदमी में, किसी भी मनुष्य में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कितना होता है गुणसूत्र? 23 जोड़ा होता है, मतलब 46 होता है। तो उसमें जो 22 जोड़ा तक तो सब में ठीक है, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होता है, ठीक है ना, ये चीज़। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सम्मिलित नहीं है? विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन है, ये बात सही है। विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम नियासिन है, ये भी बात सही है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन है, ये भी बात सत्य है। विटामिन D का एस्कॉर्बिक एसिड, ये गलत हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन C का नाम है, ठीक है ना। 65, इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन D को हार्मोन का दर्जा भी दिया गया है, तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। 66, शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी जो है द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 30 फीट होती है लगभग। आहार नाल के अंदर में आपका सब कुछ आ गया, जैसे गला के पास से जो पाइप शुरू होता है वो से लेकर के अंतिम तक जो गुदा तक है जहाँ से मल त्यागते हैं, तो ये जो बीच का जितना भी पाइप की लेंथ है, लंबाई है, उसको कहते हैं आहार नाल। इसी में अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। सबसे पहले आहार नाल का सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? स्टमक, जिसको आमाशय बोलते हैं, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, तो इस तरह से। तो इस आहार नाल में सबसे लंबी जो होती है वो छोटी आंत होती है, और बड़ी आंत, नाम बड़ी आंत है लेकिन उसका जो लंबाई है वो छोटा होता है, ठीक है ना, कम होता है, ये चीज़ समझना होगा आपको। और आहार नाल का बात कर दिया तो इसमें पूरा पाइप कंठ से लेकर के पूरा, इसमें आपका बड़ी आंत, छोटी आंत और जो आमाशय है वो भी आ गया। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से द्रव बनना, ठोस से द्रव बनना मेल्टिंग कहलाता है, मतलब गलन कहलाएगा। और ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, सूखा बर्फ हो गया, मतलब ये चीज़। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछा जा रहा। ठोस से द्रव बनना मतलब क्या है? गलन है। जैसे बर्फ से द्रव बनना गलन है ना। लोहा को गर्म करके पिघलाना वो क्या है? गलन है, ये चीज़। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वह है अपवर्तन और परावर्तन का क्रिया, है ना। देखिए होता क्या है कि पानी के बूंद बादल बने होते हैं, वहाँ पर पानी का जमावड़ा होता है और जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश किया, मतलब पानी में गया, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो है अपवर्तन होता रहता है और परावर्तन होता रहता है। अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन, तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन परावर्तन होता रहे तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। तो है ना, ठीक है ना, तो सी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उच्च वेग मैक संख्या दिखाता है। मैक तरंग दैर्घ्य का जो मेजरमेंट है एंगस्ट्रम में करते हैं हम लोग। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम होता है। दाब जो का यूनिट होता है पास्कल। ऊर्जा का जूल। ये बात सही है। 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी आंसर। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है पूछा जा रहा है बेंजीन जो है C6H6 जिसका सूत्र होता है, तो इसका जो होता है आपका 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड इसमें होता है। इसमें अनसेचुरेटेड यौगिक है, ये कंपाउंड है, तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। निम्न में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको मिथाइल अल्कोहल को। यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लिखा गया है, तो मिथाइल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। CH3OH इसका सूत्र होता है, CH3OH, है ना, ये चीज़ है। एथाइल अल्कोहल को C2H5OH, ये है। शराब जो पीते हैं उसमें एथाइल अल्कोहल ही होता है। मिथाइल अल्कोहल को लकड़ी वाला जो वुड स्पिरिट होता है जो महकता है वो मिथाइल अल्कोहल है। इसको पीने से लोग अंधे हो जाते हैं, है ना, ये चीज़ है। जहरीला दारू बनता है मिथाइल अल्कोहल से। 73 नंबर देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पर चालक ना काट करके टमाटर कर दीजिए। टमाटर ऑप्शन गलत था, इसीलिए चालक काट करके क्या कर दीजिए, टमाटर कर दीजिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, लैक्टिक अम्ल दही में, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी में। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खारा पानी को शुद्ध करने में आपको जो है उत्क्रम प्रासरण का प्रोसेस करते हैं, है ना, उत्क्रम प्रासरण विधि से, है ना, ये चीज़ फिल्ट्रेशन विधि इसको कहते हैं। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है ना। भारी जल में D2O फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर H2O होना चाहिए था नॉर्मल जल में, यहाँ D जगह ले लेता है हाइड्रोजन की जगह पे। तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर उसका आइसोटोप स्थान ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन नेचर जले है वो, लेकिन आइसोटोप जो है उसका स्थान, मतलब द्रव्यमान संख्या में अंतर आ जाता है थोड़ा सा, है ना, डिफरेंसेस आ जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है क्या? तो यह धुआं है आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। टी आंसर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टेस्ट का जो है हम लोग फिर से जो है डिस्कशन और एनालिसिस लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।